अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR ने कहा है कि मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, जहां सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती कर दी गई है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि 4300 की हालत नाजुक है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ऐलान किया है कि पाक फौज ने इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न देने का फैसला किया है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज्यादा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सिंध में कराची और हैदराबाद, बलूचिस्तान में क्वेटा और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ये बिलखुसूस वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इनहैंस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। इस वक्त मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और 4300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। वबा की इस बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया। फेस मास्क का इस्तेमाल, समाजी राब्तों और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया। और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है। पाक फौज के दस्ते भी शहरी इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भी मरीजों से भर गए हैं। बात करेंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत से। वक़ार, मजमूई सूरत हाल लाहौर में कैसी देखी आपने? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में 2190 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से लाहौर में सबसे ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 1275 बताई जा रही है। इसी तरह सूबे भर में 26 ज़ेरे इलाज जो मरीज़ थे वो जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर के 8 से ज़ायद अस्पतालों में इस वक्त ये सूरत हाल है कि 90% वेंटिलेटर जो है वो भर चुके हैं और तमाम अस्पतालों में एक जो है वो मरीज़ों के लिए मुश्किलात का जो है वो एक जो मनाज़र सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। और इसके साथ ये भी है कि आज जो है वो कमिश्नर लाहौर और जो है वो पाक फ़ौज और CCP लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें ये हुक्म जारी किया गया कि लाहौर की बड़ी मार्केटों में और छोटी मार्केटों में 6 बजे के बाद जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। इसके तहत जो है वो खिलाफ वर्जी पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। आज जो है वो फ्लैग मार्च भी किया गया मुख्तलिफ इलाकों में। लाहौर में इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद का सिलसिला जारी है। वक़ार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पिम्स अस्पताल का MTI सिस्टम कोरोना से निपटने में नाकाम हो गया। अस्पताल में दीगर मरीजों की सहूलियात कोरोना के मरीजों के मुख्तस करने पर अस्पताल डायरेक्टर और वजारत सेहत में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। दीगर तफसीलात क्या है, जान लेते हैं हैदर शिराजी से। हैदर, ये बताइएगा कि पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर को ओहदे से हटाया क्यों गया है? जी, वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद का एक बड़ा हस्पताल पिम्स हस्पताल है, जहां पर ऑक्सीजन शार्टेज और कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद इंतज़ामिया ने जो कुछ इकदाम किए थे, जिसके बाद वजारत सेहत और पिम्स इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं। डॉक्टर शफीक ने इस इख्तलाफ के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और इस इख्तलाफ की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि इस्लामाबाद में चूँकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो पिम्स में 100 इजाफी बेड्स यहाँ पर मुख्तस किए जाएँ, क्योंकि दीगर हस्पतालों से भी यहाँ पर लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। कोरोना सेंटर में चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा है तो अस्पताल के दीगर मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन थी उसको कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए जब इस्तेमाल करने का फैसला किया गया तो उस हवाले से यहाँ पर सेहत के महकमे के लोगों के साथ यहाँ पिम्स इंतज़ामिया के इख्तलाफ हुए। डॉक्टर शफीक ने इख्तलाफ के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और ये इससे हमारी जो गुज़श्ता रोज़ हमने GTV बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी अपडेट करने के लिए।
इसके अलावा सिंध हुकूमत ने सूबे भर के तमाम जामियात, कॉलेजेस और तमाम स्कूल समेत सरकारी दफातर भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे और सेक्रेटरीज अपना ज़रूरी स्टाफ दफ्तर बुलाएंगे। चार गुना पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। हमने आज से यानी कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा सब सरकारी दफातर में। हमने मैक्सिमम 20% पे कहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज्यादा, अगर और कम की जरूरत है तो और कम करेगा। लोग ना आए। आज से 3 दिन बाद थर्सडे से हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं। इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। ईद और उसके एक हफ्ते बाद हम ट्रेन और डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले बंद होनी चाहिए, ये भी बंद करें। कोरोना की तीसरी लहर कराची के शहरियों को तेजी से मुतासर कर रही है। शहर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 7, लांडी यूसी 11 और मॉडल कॉलोनी यूसी 1 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट्स के बाद लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में आने और जाने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 10 मई तक रहेगा। हुकूमत की तरफ से बार बार की अपील आवाम ने सुनी अनसुनी कर दी। कराची में एक और नई किस्म का कोरोना वायरस सामने आ गया। जिला वस्ती में बरतानवी किस्म का पहला कोरोना केस रिपोर्ट हो गया। जिला वस्ती की मखसूस गली में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा जो 10 मई तक नाफिजुल अमल होगा। कोरोना से मुतासरा शख्स से वबा फैलने के इम्कानात ज्यादा हैं। पेशावर के बड़े अस्पतालों समेत दीगर तिब्बी मराकज़ में कोरोना से बचाव की वैक्सीन गायब हो गई। दूसरी डोज आने तक मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन का अमल तात्तुल का शिकार है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर। लेडी रीडिंग अस्पताल, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, खैबर टीचिंग अस्पताल और मौलवी जी अस्पताल समेत जिले भर के दीगर तबी मराकज में मुअम्मर अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल रुक गया है। LRH के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने वैक्सीन फराहम कर दी है। बहुत जल्द वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का अमल 2 दिन से मुअत्तल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी डोज की वैक्सीन मौजूद नहीं है, जबकि मौलवी जी अस्पताल में भी वैक्सीन के लिए आए हुए बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन न होने के बायस वापस घरों को भेज दिया गया। बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल पैगाम मौसूल होने के बावजूद वैक्सीन नहीं दी जा रही है। रमजान और कोरोना के खतरनाक हालात में हमें ख्वार किया जा रहा है। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है और मजीद 22 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बाक हो गए हैं। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों के इजाफे के साथ ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। इस वक्त पेशावर के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। अब्दुल रहमान, 3 बड़े अस्पतालों में कितनी गुंजाइश अब बाकी है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस के हमले जारी है और मजीद 22 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जान बाक हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3156 तक का पहुँच गई है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 584 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 1,14,661 तक का पहुँच गई है। पेशावर शहर के जो अस्पताल है तो यहाँ पर भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहाँ पर 178 मुख्तस बेड्स पर 156 मरीज़ ज़ेर इलाज है। पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल के 106 मुख्तस बेड्स पर 103 और लेडी रीडिंग के 485 मुख्तस बेड्स पर 424 मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज है। पेशावर शहर में अगर मरीज़ पाकिस्तान के तैयार करदा वेंटिलेटर्स कारआमद नहीं है। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स में 16 में से सिर्फ 4 फंक्शंस काम करते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने धमाकेदार इंकशाफ कर दिया। शिबली फराज ने तेजी से बिगड़ती हुई कोरोना की सूरत हाल पर मजीद तशवीशनाक सूरत हाल को कौम के सामने रख दिया। वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत के पास कोरोना इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन और ज़रूरी स्टॉक भी मौजूद नहीं है। स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट को हंगामी तौर पर फाल कर सकते हैं, लेकिन इसको फाल करने में मसाइल का सामना है।
اسٹیل مل میں آکسیجن بنانے والا پلانٹ کیوں بند ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیل مل کے سابق انجینئرز کے خط کا نوٹس لے لیا۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اسٹیل مل کے آکسیجن پلانٹ کے معائنے کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ پاک فوج کی انجینئرنگ کور اور انجینئرز پر مشتمل ٹیم کل اسٹیل مل کا دورہ کرے گی اور آکسیجن پلانٹ کا جائزہ لے گی۔ مردان میں کورونا وائرس بے قابو ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 13 افراد زندگی گنوا بیٹھے۔ یوں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 288 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 1426 مریض اس وقت مردان کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے NCOC نے زیادہ مثبت شرح والے شہروں میں لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی۔ حتمی فیصلہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ کیمبرج امتحانات کے مرکز میں 50 سے زائد امیدوار نہیں بیٹھ سکیں گے۔ کورونا نے مشکلات بڑھا دی۔ NCOC میں بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسد عمر اور قومی کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے صدارت کی۔ زیادہ پھیلاؤ والے شہروں میں لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا گیا۔ حتمی فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ کورونا کی مثبت شرح میں اضافے سے اسپتالوں میں دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بازاروں اور مالز اور تعلیمی اداروں کی بندش اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی۔ NCOC نے کیمبرج امتحانات کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ امتحانی مراکز میں 50 سے زیادہ امیدوار نہیں بیٹھیں گے۔ آکسیجن کی سپلائی کو مسلسل نگرانی کے ذریعے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو حتمی شکل بھی دی گئی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران برٹش کونسل کے زیر انتظام کیمبرج کے امتحانات شروع ہو گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ فیصلہ طلبہ کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ احسن چانٹیو رپورٹ کر رہے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے وار میں امتحان برٹش کونسل SOPs کے ساتھ کراچی سمیت ملک بھر میں کیمبرج امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ A لیولز کے امتحانات 11 جون تک جاری رہیں گے۔ O لیولز کے امتحانات 10 مئی سے 11 جون تک لیے جائیں گے۔ A لیول میں 35,000 اور O لیول میں 55,000 طلبہ امتحان دیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی اپیل کی۔ کہا برٹش کونسل SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ فیصلہ طلبہ کے مفاد میں کیا گیا۔ جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں۔ اضافی فیس بھی انہیں نہیں دینی پڑے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے A اور O لیول کے فزیکل امتحانات کے خلاف دائر درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر والدین نے امتحانی مراکز میں انتظامات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ حکومت پر بھی شدید تنقید کی۔ اور اگر بھارت کی بات کی جائے تو یہاں آکسیجن کا ایک سلنڈر 1600 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ بھارتی ایک سلنڈر کی قیمت $1300 دینے پر مجبور ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 2812 بھارتی مارے گئے۔ 3,52,000 سے زائد کی ریکارڈ تعداد میں بھارتی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے مر رہے بھارتیوں کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ آکسیجن کا ایک سلنڈر 1-2 نہیں بلکہ 1600 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ اپنے پیاروں کو مرنے سے بچانے کے لیے بھارتی ایک سلنڈر $1300 میں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں 2800 بھارتی مارے گئے۔ 3,52,000 سے زائد کی ریکارڈ تعداد میں بھارتی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. شمشان گھاٹ میں اس قدر ارتھیاں لائی جا چکی ہیں جنہیں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی ناپید ہو گئی ہیں۔ بھارت میں بدترین کورونا کی صورتحال اور انسانی المیے پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کا بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر بھارتی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ ان کی دعائیں آزمائش میں مبتلا بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے ہم وطنوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ براہ کرم کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ ہم سب مل کر کورونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک جماعت نے حکومت کی کن پھٹی پر بندوق رکھ کر کہا کہ فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجو۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں 100 سال بھی توڑ پھوڑ کر لیں یورپ میں توہین رسالت ختم نہیں ہوگی. تمام مسلم ممالک یورپ کو تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی دیں تو گستاخیاں ختم ہو جائیں گی. فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجو. دو طریقے سامنے آ گئے آپ کے. ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ یہ فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیج دیں. یہ ان کا طریقہ ہے. مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں. تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے؟ فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے. مقصد ایک ہی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے. ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے. ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون. وہ چوری کریں، کرپشن کریں. ان کی ڈیلز ہوتی تھی، این آر اوز ہوتے تھے. لنڈن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں. وہ کتنے مہنگے ہیں؟ ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے. ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا. جہانگیر ترین گروپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست قبول کر لی گئی. ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین گروپ کل وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا. ملاقات میں 33 ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی جہانگیر ترین کیس پر وزیر اعظم کو حقائق سے آگاہ کریں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا. 10 میں سے 6 ججز نے اپیلیں منظور کر لیں، 4 نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. سرینا عیسیٰ اور بچوں کی جائیدادوں کا معاملہ FBI بھیجنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد سے دیکھیے ابرار حسین کی رپورٹ. سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت کی. 10 ماہ تک زیر سماعت رہنے والے اپنے نوعیت کے اہم مقدمے میں عدالت عظمیٰ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں. قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی جائیدادوں کا معاملہ اب FBI کو بھیجنے کا اپنا حکم نامہ تبدیل کر دیا گیا. 6 ججوں کی اکثریتی رائے سے 4 ججز نے اختلاف کیا. 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے 3 کے مقابلے میں 7 ججز کی اکثریت سے فیصلہ سنایا تھا. فیصلے کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ اور دیگر نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھیں. حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت کیس FBI نہ بھجواتی تو وفاقی حکومت نظر ثانی اپیل دائر کرتی. حکومت کیس FBI کو بھجوانے کا دفاع کرنے کے حق میں بجانب ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے. عمل درآمد کے بعد فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل کو مواد کا جائزہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا. آرٹیکل 211 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی. جو جائیدادیں خریدی گئیں ان کے ذرائع کی تصدیق FBI کا کام ہے. موجودہ کیس میں تحقیقات سرینا عیسیٰ کے خلاف شروع ہوئی. معاملے کو دبانا اسے زبردستی ختم کرنے کے مترادف ہے. اکثریتی فیصلہ دیے جانے والے ججز میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس امین الدین خان شامل ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں سب کے لیے سبق ہے. عدالتی فیصلے پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر پیغام دے دیا. مریم نواز کہتی ہیں کہ ظالم اور ظلم کی پسپائی ہوتی ہے. یہ بہادری ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. پاکستان کا روشن مستقبل بھی حق گوئی اور دلیری سے ہی وابستہ ہے. حکومت کے خلاف کیا حکمت عملی اپنائی جائے، کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. PDM اجلاس بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جلد سربراہی اجلاس بلایا جائے گا.
पूरी कुव्वत के साथ भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए मौलाना ने कहा कि कुछ साथी जो अलहदा हुए उन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक के बाद पूरी कुव्वत के साथ अवामी राब्ते का आगाज़ किया जाए, उसके लिए सरबराही इजलास हिकमत अमली तय कर लें। 22 करोड़ आबादी के लिए कहते हैं कि अभी कोई 10 लाख वैक्सीन आ रहा है, ये क्या होगा, किस किस के हाथ में जाएगा जी। एलीट क्लास जो है वो शायद, और हमारे जो बड़े लोग हैं, हुक्मरान तबके से वाबस्ता लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। जहाँ तक PDM है, PDM अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ PDM को छोड़ने की बात की है, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, तो सामने सर तस्लीम खम हो जाना, ये है असल में जमहूरियत। कराची में फलाही तंजीम अल खिदमत की जानिब से 200 यतीम बच्चों को मकामी शॉपिंग मॉल से ईद शॉपिंग कराई गई। इसी बारे में देखिए वसीम हैदर की रिपोर्ट। यतीम बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए कराची में फलाही तंजीम अल खिदमत मैदान में आ गई। तंजीम ने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी का एहतमाम किया। यतीम बच्चों और उनके साथ आने वाली खवातीन ने इस अमल को खूब सराहा। असद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हमको इधर लाए। अल खिदमत वालों का, असद भाई को हम दिल से दुआ करते हैं, इधर ईद का शॉपिंग करने हम लोगों को लाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बच्चों अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे पहली दफ़ा आए इस मॉल में, बच्चों को बहुत खुशी हुई है। अल खिदमत के डायरेक्टर फारूक कमलानी का कहना था कि इस साल 200 बच्चों को फी बच्चा 3000 रुपए की खरीदारी कराई गई है। रमज़ान मुबारक के हवाले से, ईद की शॉपिंग के हवाले से हमारी रूटीन जो है वो एक्टिविटी हर साल हुआ करती है। इस मरतबा रमज़ान के 15 तारीख को जो यौम यतामा है, वर्ल्ड ऑर्फन डे है, उसकी निस्बत से हमने यहाँ पर 200 फैमिलीज़ को जमा किया है, जिनकी हम यहाँ शॉपिंग करवा रहे हैं। यतीम बच्चों की देखभाल और उनकी कफालत करना बहुत बड़ा नेकी का काम है, और अल खिदमत इस तरह के कामों में किसी से पीछे नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।